अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फहद अशफाक और हाजिर हूँ एक और नए पॉडकास्ट के साथ। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है शाहरुख जोखिया साहब, जो कि इंक्यूबेशन मैनेजर है नेशनल एक्सपोनेंशियल स्टैंड एनआईसी कराची में। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट में आए। तो अगर मैं बात करूँ आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ हर कंट्री का ये गोल होता है कि वो अपने आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करे, और उसके साथ साथ हमें समझना होगा कि आईटी सेक्टर किस तरह इम्पैक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स किस तरह अफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। सर, थैंक यू फॉर हैविंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्क्राइब कर दें कि नेशनल एक्सपोनेंशियल स्टैंड है क्या, उसे कौन लीड कर रहा है। Thank you, Fark, for coming over. National Expansion Plan is a project of Punjab IT Board funded by Ministry of IT and Telecom. In this project, we are helping startups to prosper, grow, and become a vital part of the economy of Pakistan. तो सर, आपने ये तो बता दिया कि नेशनल एक्सपोनेंशियल प्लान है क्या, लेकिन इसे लीड कौन कर रहा है, इनके बैकग्राउंड में कौन कौन सी टीम्स हैं और इसे बेसिकली तौर पे ऑपरेट कौन कर रहा है। एग्जीक्यूशन पार्टनर जो है वो पीआईटीबी है, पंजाब आईटी बोर्ड है, फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम। हमारी टीम एक होती है लाहौर में, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हमाद खालिद साहब, और हमारी एक टीम होती है लाहौर में जो कि एग्जीक्यूट कर रही होती है, और उस टीम को हम लोग बोलते हैं पीएमओ ऑफिस। तो सर, ये नेशनल एक्सपोनेंशियल प्लान एनआईसी, ये क्या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से या कोई चैरिटी है, या मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट या किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से कनेक्टेड है, या उससे रिस्पॉन्सिबल करें। ये बेसिकली प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, और तो फंडेड भी गवर्नमेंट का ही है, और इसको फंड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम। वी आर थैंकफुल टू देम। तो सर, अभी तक कितने स्टार्टअप्स हैं जो एनआईसी से ऑपरेट कर रहे हैं? पहले तो बताएं कि सेंटर्स कितने पूरे पाकिस्तान में, और हर सेंटर में ऑलमोस्ट कितने स्टार्टअप्स आ सकते हैं या कितने ऑपरेट हो रहे हैं अभी तक? तो करंटली हमारे पास हर सेंटर में 10 स्टार्टअप्स ऑपरेट करते हैं। वो ऑपरेट करते हैं 6 महीने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोहोर्ट प्रोग्राम। तो अभी हमारे पास 13 सेंटर्स हैं करंटली इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इन कराची, जामशोरो, इन मेहरान यूनिवर्सिटी। इन कराची में जो है वो हमारे पास सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में है, सखर में सखर आईबीए के साथ है, और इसी तरीके से बाकी सेंटर्स हमारे नेशनल जो है गिलगित में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं। इसी तो ऑलमोस्ट 10 to 15 13 और इन 13 इंक्यूबेशन सेंटर है, इसके अंदर कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं? टोटल 130 समझे कि अभी ग्रेजुएट होंगे। तो इस पॉडकास्ट से दरअसल मैं रिसर्च करा थोड़ी अपनी तौर पे, तो उसमें से ऑलमोस्ट 800 से 1500 तक के स्टार्टअप्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट हुए हैं। उसमें से हम कह सकते हैं कि 130 to 150 एनआईसी ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, ये है कि हमारा जो जो प्रोजेक्ट है जब से शुरू हुआ है तब से हमने तकरीबन 800 प्लस जो है स्टार्टअप्स ग्रेजुएट किए हैं हमारे। ह्यूज नंबर सर। बिल्कुल। और वो स्टार्टअप्स जो है वो अभी जो है इकोनॉमी में और जॉब क्रिएशन में पाकिस्तान की जबरदस्त माशाल्लाह से। तो सर, इसके पीछे जो आपका गोल है एनआईसी का, वो है कि बेसिक तौर पे क्या हमारे यूथ को एम्पावर करना, या सिर्फ जो है बिजनेस करें और मुल्क चलाएं? बेसिकली ये एक थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने का इनिशिएटिव है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है पहले जैसे मैंने भी ग्रेजुएट किया है एक यूनिवर्सिटी से 2013 में, तो उस टाइम पे ये इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं होते थे, अभी हैं। तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब क्रिएशन की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं, रादर देन के जॉब सीकर बने। जॉब वो जो है वो जॉब दूसरों को प्रोवाइड करें, और एक जो है इकोनॉमी में कुछ जो है पार्ट क्रिएट करें अपना। पॉइंट सर, माशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है ये। प्रपोजल सबमिशंस किस तरह होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। तो बेसिकली हमारा हर 6 महीने, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने में हमारा कोड शुरू होता है। एक कोड खत्म होता है जब, तो हम दूसरा कोड शुरू करने से पहले एप्लीकेशंस अपनी ओपन करते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पे भी होती हैं, एक गूगल फॉर्म भी शाया होता है, और एक लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म, फेसबुक का प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म यूटिलाइज होता है फॉर एप्लीकेशन गैदरिंग। तो वो फिर एप्लीकेशंस हमें पूरे कराची से मिलती हैं, और फिर ये होता है कि हम उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। हमारे पास जजेस और जूरी हम लोग उसके लिए बुलाते हैं। फिर हमारे पास 2 पिचेस होती हैं, एक एलिवेटर पिच होती है जो कि 2 मिनट की पिच होती है, जिसमें स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल या कोई भी जो जिसके पास एक स्टार्टअप आइडिया है या ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो ये है कि वो हमारे पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा, और फिर वो जो भी जजेस होंगे या जूरी बैठी होगी उस टाइम पे, वो उनका आइडिया एवेल्युएट करके वो फिर जो दूसरा राउंड होता है हमारा फाइनल पिच डेक राउंड, उसमें से फिर हम ये है कि 10 स्टार्टअप सेलेक्ट करते हैं फॉर इंक्यूबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ।
एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि जो सवाल था मेरा कि इंटर के बाद जो भी करना चाहे तो कर सकता है या बिल्कुल एलिजिबिलिटी ये है कि 18 प्लस होना होना चाहिए चाहिए बस। और स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो है स्टूडेंट जो है वो हमारे पास आए। देन जगह जो मिली इसके अंदर होगा क्या, मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करेंगे से, देन वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का होगा? तो हमारे सेंटर में बेसिकली हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को, उनमें एक तो है स्टाइपेंड, जो कि एक बच्चे को हम 1 महीने के लिए 15,000 देते हैं। टोटल हमारे पास जो एक स्टार्टअप में है वो तकरीबन 5 बच्चे आ सकते हैं मैक्स, तो सबको हम लोग 15,000 दे रहे होते हैं फॉर एक। फिर ये होता है कि इससे स्टार्टअप की जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, बच्चे के आने जाने के जो खर्चे हैं वो फिर एरेडिकेट हो जाते हैं, और वो फिर ये है कि वो बिजनेस की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो सर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान से पॉपुलेटेड सिटी की, जिसकी ऑलमोस्ट आबादी है 2.5 बिलियन, जिसमें से 12 to 13 बिलियन यूथ है, और उस यूथ का 4 to 5% आप कह सकते हैं कि वो फ्रीलांसर है। तो क्या फ्रीलांसर्स जो हैं मेरे भाई और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग करें, क्या उनको ये फ़ायदा मिल सकता है एनआईसी से, कि मतलब वो अपना पार्ट ऐसा फ्रीलांसर अदा कर सकें इसके अंदर या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी फ्रीलांसर हो, उसके पास अपना आइडिया हो, जो कि वो फ्रीलांसिंग कर तो रहा है, लेकिन ये है कि वो अपना उस फ्रीलांसिंग के बिजनेस को अपना बिजनेस एक सॉर्ट ऑफ बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो आना चाहता है, तो फिर ये है कि वो बिल्कुल आ सकता है, और हमारे दरवाजे सबके लिए जो है खुले। सबसे यहाँ पे काफ़ी ये जो गैप भी है हमारे माशरे के अंदर के, जिस तरह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो ये गैप मुझे काफ़ी बेहतर अंदाज में पता है कि हमें तो पता है कि भाई इस चीज़ का स्कोप है, आने वाले वक्त में एआई आएगा या आईटी की तरफ हमें आना चाहिए, या सीएस कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है वो बूम पर है इस वक्त। लेकिन सर इस तरह में होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं वो इस फील्ड में होते हैं, यानी कि आईटी की फील्ड में है, लेकिन उन्हें कुछ सच बात नहीं पता होता कि हमें जाना किस तरफ चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं उनकी कोई मेंटोर नहीं होता, कोई गाइडेंस उनके पास नहीं होती, कोई रोड मैप उनके पास नहीं होता। तो ये एनआईसी इसके ऊपर भी काम करे कि बच्चों को गाइड करे। बिल्कुल। एक तो ये होता है हमारे पास, जब बच्चे हमारे पास सेलेक्ट होके आते हैं, तो उसमें ये है कि हम लोग, एक हमारी मेन चीज़ होती है मेंटोरशिप भी हम लोग प्रोवाइड कर होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम जो बच्चे का स्टार्टअप आइडिया है या उसका जो विजन है उस पर काम कर रहे होते हैं, फिर उसके तहत जो उस बच्चे को हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ किसी किसी जगह पे वो स्टक हो गया है, प्री मार्केट फिट पे वो फंस गया है, या प्रोटोटाइप पे वर्किंग कर रहा है, उस पर कुछ उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर वो NEP NIC जो है वो इनिशिएटिव लेती है उनके लिए, वो एक्सपर्ट्स अरेंज करना, वो चीज़ें उनको मेंटोरिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने उस विजन को, गोल को अचीव कर सके। तो अच्छा सर, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपने डिस्क्राइब किया सारे मामला। तो अब सर मैं रिसेंट रिसर्च कर रहा था अपने पॉडकास्ट के हवाले से, तो वहाँ पे मैंने कुछ स्टडी की, वहाँ पे एक पॉइंट मेरे सामने आया। समझा जो आईटी का एक्सपोर्ट है वो 2.5 बिलियन डॉलर्स का, और यही सेम टर्म्स मैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ ये जो नंबर है ये 140 बिलियन डॉलर्स हो जाते हैं, यानी कि इंडिया जो है अपनी आईटी एक्सपोर्ट में $140 खर्च कर रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं कि $2.5 हमारे लिए काफ़ी है इस पूरे पाकिस्तान के लिए, यानी कम है? 2.5 कम है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे रेवेन्यू भी कम उस हिसाब से कम है। तो कोशिश ये है कि गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे उमर सैफ के डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि कमेंडेबल हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन ये है कि हम जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं करंटली मौजूद, उसके तहत ही हम यूटिलाइज करते हैं, उनको पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और करेंगे भी। पॉलिसी मेकिंग में भी अभी बहुत सारा काम हो रहा है, और भी इसमें ज़रूरत है। जैसे ये इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट किया है, गवर्नमेंट ने ही क्रिएट किया है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। स्टार्टअप्स जहाँ यहाँ से निकलेंगे जो भी, वो इकोनॉमी में ऑलमोस्ट अपना हिस्सा वो निकाल रहे हैं। बिल्कुल इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालेंगे, और वो जॉब क्रिएशन की तरफ भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा, और बाकी चीज़ें भी हमारी बेहतर होंगी। तो सर जिस तरह आपने बताया कि ऑलमोस्ट 800 से 1000 के तकरीबन स्टार्टअप्स हैं वो NEP ऑपरेट कर चुका है और कर रहा है अभी तक। तो इसमें सर कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो आपने सामने यहाँ पर इंटरव्यू देने आए थे, उन्होंने अपने प्रपोजल जमा कराया होगा, देन 4 या 5 महीने के बाद जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद वो एक राइजिंग मिसाल बन गए होंगे, वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकती है या तो एक बड़ी कंपनी के साथ काम करे होंगे, तो उनकी कोई सक्सेस स्टोरी अपनाना चाहिए किसी भी स्टार्टअप की। एक स्टार्टअप है कैंगरू केयर, नूरुल अमीन उसके को फाउंडर हैं। वो एक प्रोमिनेंट हमारा स्टार्टअप था, कोड 4 में था,
2023 के फर्स्ट ईयर के कोविड में था, वो एक मशीन बना रहे हैं, इंक्यूबेटर बना रहे हैं जो कि प्रीमेच्योर बेबीज के लिए है, जो 1000 में से 55 जो है, हर 1000 में से 55 बच्चे जो है उनकी ये डेथ हो जाती है पाकिस्तान में प्रीमेच्योरली। तो वो उन्होंने एक इंक्यूबेटर बनाया हुआ है, मेड इन पाकिस्तान इंक्यूबेटर, जो कि 1.5 लाख में वो सेल कर रहे हैं। हालांकि बाकी उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 16 लाख में बना रहे हैं, और यूके और यूएस बाहर के जो है वो मैन्युफैक्चर हैं। ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ही बन रही है, पाकिस्तान में ही असेंबल हो रही है, और अभी वो जो है उनकी हॉस्पिटल में भी अभी आप देखेंगे कि वो रीच कर रहे हैं उनको। ये हमारे पास आए थे और हमने उनको ये मेंटोरशिप प्रोवाइड की। वो खुद भी काम कर रहे थे, लेकिन ये कि एक हमारी सक्सेस स्टोरी है वो के ग्रुप है। उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि क्रिएटिव 3D है, 3D मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो, आसानी.io है। ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा सर लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए आपको ये मैसेज देना चाहें? उनके हवाले से मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जहन में हम जब स्टूडेंट थे या अभी भी हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, फिर ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में मौजूद है उसको सॉल्व करें। तो मैं उन सब बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को देखें, उन पे नज़र रखें, और फिर ये है कि उन आइडियाज़ पे फिर काम करें। मतलब आइडियाज़ हमारे जहन में बहुत ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो कि आपके भी आई एम श्योर जहन में आइडिया आए होंगे कि एक आपको लगता है कि ये आइडिया जो है बहुत फ़ायदेमंद मुफीद होगा लोगों के लिए, लेकिन फिर वो हम उसको ड्रॉप कर लेते हैं किसी सोसाइटल रीजन की वजह से, या हम चाहते हैं कि यार इस पर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि वो जब उनके जहन में आइडिया आए या उनकी किसी ऑलरेडी आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो वो उसको छोड़े नहीं, वो उस पर काम करें। जैसे BITB है, बहुत सारे और इदारे हैं जो कि उनको स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, जैसे ये NEP NIC है कराची का सेंटर, वो उनको सपोर्ट करेगा, उनको सारी चीज़ें फंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो मैं उनको सबको स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों पे काम करें, और इंशाल्लाह हमारे जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि वो उनके थ्रू वर्क थ्रू कर सकते हैं, और हिम्मत ना हारें। शुक्रिया सर, अगेन आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर कमिंग।